राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो नए युग के ड्रोन और सटीक हथियारों पर केंद्रित है। तमिलनाडु विधानसभा में मेकादातु बांध और कावेरी जल बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि सीबीआई जांच तब तक नहीं रुकेगी जब तक सभी घर खरीदारों को न्याय नहीं मिल जाता। बेंगलुरु में मतदाता सूचियों के सर्वेक्षण में लगभग आधे मतदाता ASDDO श्रेणी में पाए गए हैं, जिससे उनके नाम कटने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स रिश्वत कांड में लंबित आखिरी अपील खारिज कर दी। 114 राफेल जेट विमान सौदे में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत फ्रांस ने भारत को इस सौदे के लिए विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि सरकारी संस्थानों को सवाल जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। जयपुर के आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा टैक्सी ड्राइवरों ने सीखी कामकाजी मराठी, अब स्थानीय भाषा में करेंगे बात। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में गिरफ्तार आयोग के पूर्व सचिव और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और छात्र छात्राओं को नई यात्रा के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि युवा केवल डिग्री लेकर नहीं निकल रहे, बल्कि देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मेडल पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए IIT दिल्ली में AI से जुड़े नए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हर छात्र का सपना और रास्ता अलग है, लेकिन आज का दिन सभी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। आप इस समय जीवन के एक यादगार मोमेंट को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस मोमेंट का हिस्सा बनना, IIT दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। पिछली बार जब मैं कॉन्वोकेशन में शामिल हुआ था, तब पूरा देश कोविड के दौर से गुजर रहा था। तब मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन मैं आज आप सब युवाओं के बीच उपस्थित हूं और इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, आज जैसे आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स में मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। आज IIT दिल्ली में
एआई से जुड़े कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। साथियों, अब मैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं, निकलते हैं, तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। किसी को क्या पैकेज मिला, कौन किस कंपनी में गया, किस शहर में गया, किस देश में गया, किसने स्टार्टअप शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा। साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके माता पिता को, परिवारजनों को विशेष बधाई देता हूं। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संगठन देश के शहरी सहकारी बैंकिंग तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, क्योंकि 8 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। उन्होंने बताया कि अब देश के हर तहसील तक शहरी सहकारी बैंकों का नेटवर्क मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। देश भर से पधारे हुए सहकारिता क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए आनंद का विषय है कि वर्षों से प्रतीक्षित अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो आने वाले दिनों में एक ब्रांच से लेकर शेड्यूल बैंक तक की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम सब बनाना चाहते हैं। वो बन तो गया, मगर उसको रिजर्व बैंक की मान्यता मिलनी थी, वो भी मिल गई, मगर एक अच्छा नया घर चाहिए था, वो भी आज मिल गया और इसके लिए हम सब एकत्रित आए। और दो दृष्टि से कार्यक्रम ऐतिहासिक है, क्योंकि आज 8 अगस्त है। हम सब जानते हैं कि हमारे आजादी के आंदोलन में 8 अगस्त का महत्व क्या है। आज के ही दिन महात्मा ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया और हर भारतीय के लिए करो या मरो ये भावना से आजादी प्राप्त करने का हौसला उन्होंने भरने का काम किया था। तो 8 अगस्त के दिन 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया। उसी दिन आज हम भारत के हर तहसील में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्क पहुंचाने के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नए कार्यालय में आज हम प्रवेश करे हैं। और दूसरा महत्व इस स्थान का भी है। अभी एक
सभागार के रूप में स्थान का उपयोग हो रहा है। लगभग 100 साल तक भारत के स्टॉक मार्केट की जान ये कार्यालय था और यहीं से भारत के विकास की नींव डाली गई थी। और ये ट्रेडिंग हॉल आज एक बहुत बड़ी घटना का साक्षी बनने जा रहा है। आप सभी को लगेगा कि भाई ठीक है, अमरेला ऑर्गेनाइजेशन से हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हम पर कॉम्प्लाइंसेस डाले हैं उनको मैच करने में गाइडेंस मिल जाएगा, बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी गाइडेंस मिलेगा, बैंकिंग क्षेत्र के नए नए जो सुधार बैंकिंग क्षेत्र में आते हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। म्यूल हंटर जैसे कई सारे जरूरी सॉफ्टवेयर भी वहीं से मिल जाएंगे। हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हम कर पाएंगे, जिसकी बहुत जरूरत है इस क्षेत्र को पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास अर्जित करने की, जनता का भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी। उसका एक रास्ता हमें ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन बताएगा और हम शायद स्पर्धा में सबके साथ एट पार खड़े हो जाएंगे। इसमें इतना बड़ा क्या है, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अमरेला ऑर्गेनाइजेशन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का हमारा जो आंदोलन है इसको एक बहुत बड़ा नवजीवन मिलने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। अमरेला ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा उससे हमारी बैंकिंग सेवाएं आधुनिक बनेगी, पारदर्शी बनेगी, विश्वसनीय बनेगी और इसके आधार पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कंसेप्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत एक प्रकार से आज हो रही है। पटना के बापू सभागार में गुमशुदा बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन सह परामर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सम्मेलन में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम सरकार की प्राथमिकता है और इस मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। ईस्टर्न जोनल कॉन्फ्रेंस कम कंसल्टेशन ऑन मिसिंग चिल्ड्रन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के सभी पदाधिकारीगण, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, सभी पुलिस पदाधिकारी, अन्य सभी साथी जो न्याय से जुड़े हुए साथीगण हैं। ये अपने आप एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज संपूर्ण बिहार या आजादी के पहले जो बिहार था उस पूरे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब मिलकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बच्चों का गायब होना या कोई व्यक्ति भी गायब हो, यह सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। कोई स्वयं यदि बाहर जाता है तो लौटने की उम्मीद रहती है, लेकिन कोई किसी को यदि गायब किया जाता है तो उसके लौटने की उम्मीद परिवार को कम होती है और तब सरकार और न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो कई चीजें सरकार कर भी रही है और इस पहल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का
निर्देश लगातार मिलते रहता है सरकारों को। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी आप लोग कर रहे हैं। और अनुमुल्लाह साहब ने स्वयं यहाँ, वैसे तो ये बिहार के ही हैं, बिहार इनका घर है, लेकिन यहाँ आकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर समय दिया, इसके लिए भी इनको बधाई देता हूं। और बिहार में इसकी व्यवस्था, इस इम्पोर्टेंट डिबेट पर आप लोगों ने चर्चा शुरू किया, ये भी हमारे लिए चैलेंज है और हम इसको आगे, हमारी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम गिरफ्तारी, सही कहा मुक्ता जी ने अभी कि गिरफ्तारी होते हैं, उसके पुनर्वास का काम नहीं हो पाता है, उसको व्यवस्थित करने का काम नहीं हो पाता है, उसको स्किल्ड करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है। क्योंकि उनके जीवन में दोबारा खुशी आए, यही सरकार की पहल है। न्यायालय भी यही चाहता है कि वो कैसे फिर से व्यवस्थित हो। तो मेरा ये मानना है कि इस मामले में भी यहां हमारे पुलिस महानिदेशक बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे कई ऑफिसर्स बैठे हैं, समाज कल्याण, क्योंकि समाज के उत्थान में जो हमारी कुरीति है उसको ही ठीक करना है। और कुरीति में दो ही रास्ते हैं। एक तो जो परंपरागत कुरीति है वो चलता आ रहा है, उसको धीरे धीरे हम सामाजिक तौर पर कैसे ठीक करें। दूसरा, जो मैंने शुरू में कहा, ये जो मिसिंग सब्जेक्ट है, इसको सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस तभी शुरू होती, कहीं कोई गायब हुआ और गायब कराया गया, वहां से पुलिस का काम शुरू हुआ। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं सरकार की तरफ से कि बिहार जैसे 14 करोड़ आबादी वाले राज्य, जिस बिहार देश की लगभग 10% की सारे चीजों में हिस्सेदारी है, हम जरूर प्रयास करेंगे कि बिहार की समृद्धि लौटे। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे समृद्ध बिहार बनाना है। तो इन दोनों के सपनों को साकार करने में हमारी सरकार और आपके जो सपने हैं, मिसिंग चिल्ड्रन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन दोनों में जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपको सहयोग करूंगा और बिहार के लोगों को और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर में 706 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों हस्तशिल्पियों और बुनकरों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की कौशल क्षमता, रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ प्रदेश के युवाओं को जोड़कर उन्हें हर क्षेत्र में समान और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। प्रदेश के उन लाखों हस्तशिल्पी और कारीगरों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपनी हस्तकला से, अपनी कारीगरी से भारत के विरासत के प्रतीक, भारत के स्वदेशी बॉन्ड के प्रतीक, भारत के हथकरघा उद्योग को एक नई ऊंचाई दी, नई पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आज की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने भारत की आजादी का मंत्र स्वदेशी को बनाया था, और स्वदेशी का मंत्र आज हमारे सामने हथकरघा के रूप में, खादी के रूप में आज भी भारत के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। इस अवसर पर उन लाखों हथकरघा और
खादी उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों का, कारीगरों का मैं अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। आज मेरा यह सौभाग्य है कि जब मुझे कटहरी के चुनाव को आपने इस क्षेत्र से श्री धर्मराज निषाद जी को कटहरी से विजयी बनाया था, उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम के बाद आज मुझे यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। गोविंद साहिब धाम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। कितना पवित्र धाम है। सैकड़ों वर्षों से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना हुआ यह क्षेत्र हम सबको अपनी विरासत के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। जो विकास आज अंबेडकर नगर में दिख रहा है, इसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के द्वारा जो उत्साह दिखाया गया है, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अंबेडकर नगर वासियों को अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की स्मृति में वर्ल्ड ब्रदरहुड ब्लड डोनेशन मेगा कैंपेन 2026 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित किया गया। नितिन नवीन ने रक्तदान को मानवता की सेवा का पवित्र माध्यम बताया। उन्होंने युवाओं से रक्तदान के साथ नशा मुक्त भारत अभियान को भी जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को सही दिशा देकर 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जाएगा। आज के दिन जिस शिविर के शुभारंभ का लिए हम सभी को एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से ये मानवता का अभियान है और इस महाअभियान को में जहां हम सब के अंदर एक भाव को जागृत करता है कि सेवा का जो संकल्प हम सबके मन में होता है, मैं मानता हूं रक्तदान जीवन बचाने का जो सबसे पवित्र माध्यम है, अगर हम इस संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में, अपने कार्यों में एक प्रकार की जो हम कहते हैं कि अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना, समाज में अगर हमको आगे बढ़ाया है, इस भारत की मिट्टी पे हम जन्म लिए हैं, इस मातृभूमि पर जन्म लिए हैं, इस समाज ने हमको आगे बढ़ाने के लिए अपने लालन पालन का पूरा हमें वातावरण दिया है और साथ ही साथ एक बंधुत्व की भावना कि हम सब कोई मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस भावना को अगर इस समाज ने दिया है तो इस समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है कि समाज के लिए भी हम खड़ा हों। और मैं मानता हूं रक्तदान से बड़ा कोई बड़ा दान नहीं है, इसलिए रक्तदान सबसे बड़ा दान है। अगर उस दान से हम जुड़ते हैं, चाहे उसकी जागरूकता को लेकर हो, चाहे उस अभियान के संकल्प के रूप में हो, निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर होता है। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति में ब्रह्मकुमारी समाज के द्वारा, सेवा प्रभाग के द्वारा विश्व बंधुत्व के महाअभियान 2026 का प्रारंभ हो रहा है। मैं मानता हूं कि आज देश भर में और विश्व में हमारे कई वक्ताओं ने अलग अलग तरीकों से
रक्तदान की महत्ता को चर्चा की। मैं मानता हूं कि आज कई मिथक टूट चुके हैं। नई पीढ़ी और नए लोग नए उत्साह के साथ इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। आज के दिन मैं अपने इस पवित्र स्थान से, जिस परिसर में आकर मुझे भी ऊर्जा मिली है, मैं इस स्थान से आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम सब कोई संकल्प ले कि रक्तदान के इस महादान अभियान से भी जुड़ेंगे और नशा मुक्ति के इस संकल्प को भी लेकर समाज में और जागृति के साथ जाएंगे। आने वाला समय हम सबका है, भारत का समय है, और वो भारत निश्चित रूप से एक ऐसा भारत बने जिसमें हमारा युवा भारत के भविष्य को बनाता हुआ दिखे, भारत के नव निर्माण को करता हुआ दिखे। तो मैं आप सबको पुनः इस अवसर पर उपस्थित होकर मुझे यहाँ पर मौका दिया, इसके लिए मैं पूरे ब्रह्मकुमारी समाज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से भारत के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और एक एक नर नारी के विकास के लिए हम संकल्पित होकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में प्रेस वार्ता के दौरान E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता पर बिना पर्याप्त तैयारी के E20 पेट्रोल थोप रही है, जिससे लोग परेशान हैं और वाहनों को नुकसान हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि गोवा में बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वहां इसका असर ज्यादा पड़ रहा है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, फोर व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, इंजन ख़राब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है। इतना शोर होने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है। गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा इस डिसीजन से अफेक्टेड हैं। नेशनली ऑलमोस्ट 7% हाउसहोल्ड्स ओन अ कार, but in Goa almost 45% families own a car. In Goa almost 86% people own a two-wheeler. Obviously there's an overlap, कई घर ऐसे हैं जिसमें फोर व्हीलर भी है, टू व्हीलर भी है। लगभग 86% of families in Goa own a two-wheeler. So आप ये समझ सकते हो कि लगभग 85 to 90% families in Goa are affected by this decision. उनकी माइलेज कम हो रही है, उनके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिनके इंजन खराब नहीं हुए, इंजन खराब होंगे ही होंगे। देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. Brazil is at the forefront. ब्राज़ील में अब E100 है, पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज़ होता है विदाउट एनी पेट्रोल, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं। पर ब्राज़ील ने 50 साल लिए E20 करने में। इन 1931 ब्राज़ील इंट्रोड्यूस्ड E5 एंड दे इंट्रोड्यूस्ड E20 इन 1985। 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया और अब जाके उन्होंने E100 किया, लेकिन वहाँ पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इथेनॉल है, इट्स लेस देन E10। हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे, विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव merely 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम